प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो चैनल पे स्वागत है। मैंने पहले पार्ट 1 में जो था सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है, ये ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और वहाँ जो एयर बेस था इंडियन एयर फोर्स का मियामी में, तजाकिस्तान में, उससे विड्रॉ कर लिया है। इंडियन आर्मी ने छोड़ दिया उसे। तो अब मैं बात कर रहा तो वो तो था सिक्योरिटी का मामला। अब मैं कर रहा हूँ इकोनॉमी का। अब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो जो सेंट्रल एशिया में और ये वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, 3 कंट्री ये हैं, और 6 कंट्री जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के हैं वो है। तो इसमें ये इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके 6 मेंबर हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो BRI है, ये चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग साहब की 2013 की इसमें उन्होंने अनाउंस किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। ये अभी मैं पढ़ रहा था कि इसकी डीजल की लेके ट्रेन हेरात पहुंच गई 2025 में, अक्टूबर में। और ये जो थी ये हेरात जो पहुंची है, तो ये ईरान अफगानिस्तान रूट जो है काफ से हेरात तक, ये 2023 में चालू हो गया था। और उसके बाद जो है ये हेरात से आगे बढ़ गया 2005 में। तो यह जो इसमें अक्टूबर 2025 में कंधार तक पहुंच गया। तो पहली डीजल ट्रेन जो है लेके ईरान से वो अफगानिस्तान के कंधार तक पहुंच गए। तो यानी कि ये शिपिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं बची। ऐसी चाइना तो वो BRI का प्रोजेक्ट है, ईरान से जो है वो चल के चाइना पहुंच जाती है। कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन थे, उन्हीं के रेलवे ट्रैक था, मगर उसका गेज डिफरेंस है। चाइना का जो रेल का गेज है, चौड़ाई है 2 पटरियों की बीच की डिस्टेंस है, और वो जो रेशन था उसमें डिफरेंस है। तो खैर वो तो मैकेनिकल है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो तो किया जा सकता। तो ये ईरान से कजाकिस्तान से चाइना पहुंच गए, उज्बेकिस्तान होते हुए तुर्कमेनिस्तान, और ये उधर भागकर तुर्की से भी मिल जाता है। और दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये यमन बेस हुतीज़ हैं, वो शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब करते हैं। 2 तो उन्होंने शिपिंग डुबो भी दिए समुद्र में, अटैक करते हैं उन्हें। खासतौर से जो अमेरिकन शिप्स होते हैं, तो वो जो है वो शिपिंग लाइन जो है डिस्टर्ब जो है, या तो साउथ अफ्रीका से घूम के आओ, बहुत लंबा रास्ता है, मगर ये शॉर्ट रास्ता है सेंट्रल एशिया से, और चाइना पहुंच गई ट्रेन। अब ईरान ये भी चाहता है कि जो उसका ग्वादर पोर्ट है, इसका ये छबार पोर्ट जो है ईरान का, और ग्वादर पोर्ट था पाकिस्तान का, कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। तकरीबन 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस। तो चाइना के लिए तो बड़ा आसान काम है। ग्वादर जो है ये चाइना ने डेवलप किया है, एयर फील्ड भी डेवलप किया है, और जो ये ईरान का जो
है चबार पोर्ट, उसको भी उसने डेवलप किया है। तो दोनों को इंटरकनेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 120 किलोमीटर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। इतनी तो आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी 6 महीने के अंदर रेलवे ट्रैक पड़ जाएगा। और ये शिप से बादल ला के वहाँ से उसका वो तो है प्रोजेक्ट, वो चाइना तक गया है। कॉरिडोर जो है चाइना पाकिस्तान का जो है, और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ये काबुल तक भी पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और एक्सपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान तक। और रेलवे ट्रैक भी, रोड और रेलवे ट्रैक दोनों। दूसरी पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में ये उसका वाखान कॉरिडोर है, वो 60 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ उसी से जो है वहाँ पाकिस्तान से कनेक्शन है, अफगानिस्तान का बाकी नहीं है। तो 2 किलोमीटर के अंदर रेलवे ट्रैक भी और हाईवे भी दोनों बन सकते हैं। दूसरी चीज़ और एक हुआ ये रूट, ये ट्रम्प का रूट जो ये आर्मेनिया और अजबरिस्तान में लड़ाई चल रही थी 2021 से, वो पहली दफ़ा ड्रोन और मिसाइल का यूज़ हुआ, एयरक्राफ्ट का नहीं हुआ, लैंड फोर्सेस का नहीं हुआ। अभी ट्रम्प साहब ने 2025 में उनका भी समझौता करा दिया। वो तकरीबन 37 किलोमीटर लंबा आर्मेनिया के बीच में से और 2 किलोमीटर चौड़ा वो ट्रम्प रूट बन गया। अजबरिस्तान के जो है वो ट्रैफिक जो है ईरान आ जाए। बहुत अच्छा ये भी पीसफुल है डेवलपमेंट। तो यानी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ये सोवियत जो रिपब्लिक होते थे 1990 के बाद जो आज़ाद हुए हैं, ये चाइना उसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। तो एक तो ये मलक्का स्ट्रेट जो है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जो आप घूम के आए, तो तकरीबन 1 महीने 30 दिन से 40 दिन के बीच का रास्ता है ट्रैवलिंग शिपिंग का, और वो खर्चा भी है टाइम के साथ साथ। उसको अवॉइड करके ये सीधा जो है ये गल्फ के कंट्री से, ईरान से, सऊदी अरबिया से ऑयल वाया अफगानिस्तान होता हुआ और ये वाखान कॉरिडोर से, अगर जो वाखान कॉरिडोर से अगर जो जाता है ये ट्रेन, मुझे हेरात से आए और वहाँ तक तो आई गई है ट्रेन जो डीजल लेके आ गया। तो ये वाखान बॉर्डर से और सीधा 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है कजाकिस्तान वगैरह से होके 1000 किलोमीटर का। मतलब ये है कि 10 दिन का ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो जाएगा मालगाड़ी के फ्रेट ट्रेन का। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऐसा आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया से बेटर है अफगानी करेंसी अफगानिस्तान की। 4 साल के अंदर डॉलर के मुकाबले अब तो 70 अफगानी है $1 में, और इंडियन जो है रुपया 86-87 रुपया है। इसके अंदर इकोनॉमिक हालत अफगानिस्तान की इंडिया के मुकाबले अच्छी है। ये मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बताया था, इस पर पाकिस्तान की, इंडिया की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की। पाकिस्तान की तो हालत खराब है। तो अब मैं तो एक तो ये रेलवे ट्रैक की बात हुई, ट्रांसपोर्टेशन तो लिक्विड के लिए है, क्रूड ऑयल के लिए बाय ट्रेन, शिपिंग की बजाय। ट्रेन जो है वो तो तेज चलती है ना शिप के मुकाबले, और लैंड रूट है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस इलाके के डेवलपमेंट का। उससे चाइना को भी फ़ायदा होगा, अफगानिस्तान को भी, जो व्हीलिंग चार्जेस होते हैं वहाँ से पास होगी ट्रेन, उसको भी पैसा मिलेगा। और ईरान तो ऑयल बेच ही रहा है, उसको तो उसका मिलना ही है।
तो इससे सब इसका चाइना का अफगानिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और एक और चीज़ है ये कि गैस की पाइपलाइन कजाकिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया, ये पाइपलाइन का जो है वो अमेरिका की भी इसमें सपोर्ट है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियों को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। अब जो ये तजाकिस्तान से चलेगा वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तो गैस की पाइपलाइन बन चुकी है। अफगानिस्तान में वरना अभी तक तो अनरेस्ट चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसके बाद नहीं हुआ। मगर अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमने उसको सब अमन शांति हो गई, अब कोई नहीं है, ये जल्दी बन जाएगी अफगानिस्तान में भी। अब उसमें से सिर्फ 5% जो है गैस होगी वो अफगानिस्तान ने को इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी। बाकी जो 95% है उसमें से आधी जो है पाकिस्तान को मिलनी है, आधी इंडिया को मिलनी है। अब वो गई जो इंडिया आ गई तो इंडिया को पाकिस्तान को भी देने पड़ेंगे पैसे और अफगानिस्तान को भी देने पड़ेंगे। और ये फाजिल का जो है पंजाब में, उसका जो लैंडिंग पॉइंट है वो फाजिल का पंजाब का, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, सबकी बल्ले बल्ले। तो इसमें तो अमेरिका की सपोर्ट है और मैं समझता हूँ जल्दी हो जाना चाहिए। दूसरा एक पाइपलाइन थी ईरान से पाकिस्तान और इंडिया, उसका आउटफॉल जो था राजस्थान में था। तो वहाँ जो है कुछ झंडा, क्योंकि वो यूएस ने बैन लगा रखा है, सैंक्शंस लगा रखे ईरान पे, उसके लिए उस ऐलान जो पाइपलाइन में के कंस्ट्रक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। दूसरी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, ये दूसरी चर्चा हिंदू मुसलमान की। तो हिंदू मुसलमान ना करे मोदी सरकार तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, हिंदू वोट नहीं दे। क्यों प्यारे दोस्तों, तो एक अड़चन ये है आरएसएस और मोदी, उसका प्रचारक मोदी। नहीं तो शायद ये इसका एग्रीमेंट हो गया था मनमोहन सिंह के ज़माने में, उसके बाद ईरान पे सैंक्शन वगैरह लगा दिए अमेरिका ने, तो काम चालू नहीं हुआ। तो ये दो गैस की पाइपलाइन आती हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। साथ साथ पाकिस्तान को क्योंकि व्हीलिंग चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज तो देने पड़ेंगे, पाइपलाइन जो उसकी ज़मीन पर पड़ेगी, अफगानिस्तान के पड़े उसको भी देने पड़ेंगे। और कजाकिस्तान को तो जो गैस बेच रहा है उसको देनी होगी। तो कजाकिस्तान वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है, अफगानिस्तान वाला भी मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और ये पाकिस्तान तक इंडिया के बॉर्डर पर आ जाएगा। अब पता नहीं इंडिया क्या करता है, क्योंकि अभी तो 4 साल और हैं मोदी के हिंदू मुसलमान करने के लिए, देखते क्या होता है। तो ये 2 गैस पाइपलाइन जो है, इससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा नॉर्थ इंडिया का। एक और बांग्लादेश की और इंडिया की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वो तो छोटी सी है, वो पीस की पाइपलाइन, उसको नाम ही दिया पीस। तो ये जो मैं मगज में तो थोड़ी क्वांटिटी है, छोटी पाइपलाइन है, मगर मेरा कहना है जो ये तजाकिस्तान से और ईरान से जो 2 पाइपलाइन है गैस की होंगी, ये बनेगी। ये तो इलेक्शन में जीतते हारते रहते हैं, तो नहीं है कि मोदी की बपौती है। अब ये तो समझो 11 साल मोदी के हो गए, उससे पहले 6 साल वाजपेयी के रहे, उससे पहले तो धक्के ही खाए हैं सबने। पिछले जो 75 साल में तो 17 साल ही तो इनकी सरकार रही है। और ये जो गैस की पाइपलाइन है जो फाजिल का आएगी पंजाब में, जो इसका आके यहाँ पे सप्लाई करेगी, तो पंजाब, हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी सबका भला होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उनको तो जो पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भाड़ा ही देना ना पाकिस्तान अफगानिस्तान को।
ऐसे ईरान से जो आएगी उसमें पाकिस्तान को कोई पैसे देने हैं, जो उसकी ज़मीन से आएगी उसको विलिंग चार्जेस बोलते हैं, ट्रांसमिशन चार्जेस को। तो प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो सकता इंडिया का, नॉर्थन इंडिया का, ये हिंदू मुसलमान जो है सारा नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्हीं में है, साउथ इंडिया में नहीं है। क्यों? कि साउथ इंडिया में तो हमेशा से जो इसका ईस्टर्न कोस्ट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो इनका तो एशिया पैसिफिक से व्यापार होता रहा हमेशा से, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना। और जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं 10th 11th सेंचुरी, पल्लव, चोला, ये जो किंगडम्स थे, बहुत रिच किंगडम थे, तो इनका तो एशिया पैसिफिक से रहा। और जो वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, इनका ये व्यापार रहा मिडिल ईस्ट से। तो ये भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसी से, तो इंटरनेशनल ट्रेड से तो रही सी आती है, क्योंकि वहाँ ये हिंदू मुसलमान का झंझट नहीं है। हालांकि ये मोदी जाते हैं वो सारे मुस्लिम कंट्री पर सबसे गले मिलते हैं, तो चाहे तो सऊदी अरबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, यूएई जाए, वह हिंदुस्तान के मुसलमान से नहीं गले मिलते, मस्जिद में भी नहीं जाते, वहाँ जाते हैं कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? उनसे पैसा मिलना है। यहाँ के मुसलमान तो गरीब है हिंदुस्तान के ज़्यादातर, क्योंकि उनको रोजगार तो कुछ है नहीं है, तो इनसे गले मिल के क्या करना है? वोट देते नहीं है आरएसएस को, बीजेपी को, तो फिर इनको गाली देनी है ना, और क्या देना। सवाल तो डेमोक्रेसी से वोट का है। उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया गरीब की गरीबी रह जाएगा जब तक कि ये हिंदू मुसलमान का ख़त्म नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद का नहीं ख़त्म करेंगे। अभी मैं आज पढ़ रहा था, न्यूज़ आइटम था वो, उसमें अलीगढ़ में वो हिंदुओं के मंदिर के ऊपर उन्होंने आई लव मोहब्बत वो एनग्रेव कर दिया रात को, और खुद ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जिन्होंने आदमी इकट्ठे हुए, भीड़, पुलिस आ गई। तो सोचा ये आई लव मोहम्मद ये मुसलमानों ने किया होगा, तो एक मौलवी को 5 आदमी और को गिरफ्तार कर लिया। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी, मगर उन्होंने देखा कि आई लव मोहम्मद में स्पेलिंग तो गलत लिखी हुई है, मोहम्मद की स्पेलिंग मुसलमान तो गलत लिखेगा नहीं। और ये सारे आरएसएस के आदमी बेपढ़े लिखे हैं, 4th क्लास फेल, बहुत से तो स्कूल ही नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आई लव मोहम्मद की, तो पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। अब आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक है, जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो 4 को तो गिरफ्तार कर लिया वो हिंदुओं को, आरएसएस के आदमी को। एक फरार हो गया, राहुल जो है। तो इनकी तो आरएसएस की और मोदी की सारी जिंदगी इसी चीज़ में बीती है कि मंदिर में फेंक दो गाय की खोपड़ी या पूंछ, और मस्जिद में सुअर की पूंछ खोपड़ी फेंक दो और दंगा करा दो। तो खैर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की, अब वो तो बरी हो जाएंगे मुसलमान जो है। ऐसे भी 2 अक्टूबर को भी हुआ था, जो उसे मालेगांव का बम ब्लास्ट में 2016 के 9 साल बाद, उसमें भी 4 आदमी आरएसएस के गिरफ्तार किए पुलिस ने। उससे पहले 7 किए थे मालेगांव में, जो 19 साल पहले बम ब्लास्ट किया था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह जो थी है आरएसएस की, बीजेपी की लोकसभा की मेंबर। तो इनका तो इतिहास है 100 साल का,
99 साल में 100वां साल तो चालू हुआ अभी तो अक्टूबर से, कि ये दंगा फसाद कराने के लिए हिंदू मुसलमान का हमेशा से इनकी ज़िंदगी इसी में रही है और इसी में मर जाएंगे। वो इंसान तो हिंदुओं का, नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। यूपी और बिहार हिंदुस्तान के सबसे गरीब स्टेट्स में से हैं, सबसे ज़्यादा गरीब बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर ये मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब आपको प्यारे दोस्तों गरीबी चाहिए या रईसी खुशहाली चाहिए, ये फैसला आप कीजिए और लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो भी आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, मुझे कबूल होगा। जो भी आपका फैसला होगा मेरे प्यारे दोस्तों लिख दीजिए आप। तो मैंने ये 2 वीडियो आज जो दिए हैं, एक तो सिक्योरिटी के, तो वो तो मामला ख़त्म कर दिया इन्होंने। इंडिया का जो प्लान था वो केपी पख्तूनवा में दंगे फसाद कराने का और बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत है, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ईरान अलाउ नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के साथ है। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ ये 3 ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 6 सेंट्रल एशिया कंट्री, 9 कंट्री का मेंबरशिप है। इकोनॉमिक है वो सब मामला, फौजी नहीं है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम ही इसका ये है। तो मैं देखूँ आस्ता आस्ता ये पाकिस्तान को जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज, 57 इनकी भी सौदात पाकिस्तान को मिलने वाली है। पाकिस्तान एक पिवट है की है जिसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी है, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया की, मिडिल ईस्ट की। तो अच्छी बात है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मैंने बात बताई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट वो तो तालिबान ने ठिकाने लगा दिया है इंडिया के सारे मोदी के मंसूबे। हयामी एयरबेस से हेलीकॉप्टर भी वापस बुला लिए, वो तो 3 साल पहले बुला लिए थे जो सुखोई फाइटर प्लेस है। तो प्यारे दोस्तों अच्छी बात हो रही है ना। ये पाइपलाइन भी आएगी, तो अब चाइना को तो वहाँ से ईरान से लेके जाने में गल्फ कंट्री से कोई दिक्कत बची नहीं। जो वहाँ से ट्रेन जा रही है और अफगानिस्तान के हेरात और कंधार में आ गई। हेरात में तो 2023 में ही आ गई थी, कंधार में जो अब अक्टूबर 2025 में आई है। तो वहाँ से वाखान बॉर्डर से बहुत शॉर्ट रूट हुआ वो तो। लोग सेंट्रल एशिया से लाते हैं वो चाइना, तो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, चीपर पड़ेगा। तो क्या प्यारे दोस्तों, क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। नहीं कि सिक्योरिटी जब इंश्योर्ड हो जाती है, वो की अफगानिस्तान के तालिबान ने। तो जो इंडिया मसूद वो तो नॉर्दर्न अलायंस उसकी मदद कर रहा था अफगान तालिबान से लड़ने के लिए, वो ख़त्म हो गया था। तालिबान ने सब कब्जा कर लिया, सबको ठंडा कर दिया। आए थे अभी 6 दिन 7 दिन लगा के गए थे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर साहब और कॉमर्स मिनिस्टर साहब। अब ये तो पैसे का धंधा है ना, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन है, इनको तो बिजनेस चाहिए, वही थे। तो अफगानिस्तान से तो बहुत पुराने रूट है हमारे। तो जो ये अमृतसर लाहौर के बीच का रूट है, अफगानिस्तान के जो फॉर्मेशन बार बार क्या ये रूट शॉर्टेस्ट है और चीप है, वो चवार फोर्ट से नहीं आने देंगे। और अफगानिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है ईरान के साथ और पाकिस्तान के, तो उनका तो कोऑर्डिनेशन होगा। तो जो चबार पोर्ट ही जो सोच रहा है इंडिया की, अब बलूचिस्तान में हथियार पहुंचा देंगे, दंगा फसाद करा, टेररिज्म करवाते, नहीं चलने वाला हो। टेररिज्म का जमाना ख़त्म हो गया।
हाँ, लोकल टेररिज्म तो चलता रहता है। अब जैसे कल ही ये गिरफ्तार किए 25 अक्टूबर को, ये 5 हिंदू में से एक भाग गया, फरार है, 4 को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दिया। और मोहम्मद की स्पेलिंग तो सीख लो। तो बेपढ़े लिखे आदमी क्या करेगा, कैसे सीखे? वो तो सारे जिनकी दंगा फसाद करने में लगा थी हिंदू मुसलमान में। तो खैर ये सब चलता है। और मैं है तो चीज़ गलत है तो गलत है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये यूएस के प्रेसिडेंट साहब ने गोड साहब को अपना एम्बेसडर इंडिया के लिए और स्पेशल एनवॉय साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया बनाया। मैं समझता हूँ कि और 2-4 साल में इसके नतीजे दिखाई देने लगेंगे। गैस की पाइपलाइन भी फाजिल्का तक आएगी पंजाब में, और ईरान वाले में भी ये सब निपटेगा ही मामला, क्योंकि वो फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो है उनसे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा बात होती है और शाहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कम होती है। यही चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी है। तो इसकी जो मुखिया है चौधराट जो है, फील्ड मार्शल मुनीर साहब को जो है आज से मुनीर साहब को सौंप दी गई है सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया की। इंडिया को तो सिंदूर जो था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें धूल चिटा दी। वो तो डोनाल्ड साहब ने उसका समझौता करा दिया। अब ये कहते कि हमने किया। अरे भाई, मैं दिल्ली में बैठा हूँ 20 किलोमीटर दूर, मुझे तो पता नहीं चला कि ऑपरेशन सिंदूर में डीजीएमओ जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनमें फ़ोन पर बात हो गई, समझौता हो गया सीज फायर का। और वो 15,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर में डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ, उसको पता चल गया। 20 किलोमीटर बैठा, मुझे पता नहीं, उसको पता चल गया। और उसने इंडियन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से आधे घंटे पहले अनाउंस कर दिया। पता चल गया तो अनाउंस कर दिया कि मैंने समझौता 56 दफ़ा कह चुका, मैंने समझौता कराया इंडिया पाकिस्तान का। और मैं 20 किलोमीटर में बैठा हूँ। मेरे घर से जो प्राइम मिनिस्टर का घर तो 20 में 22 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे बताया ही नहीं और ट्रंप को बता दिया अमेरिका में। क्यों प्यारे, तो कौन सी शराफत हुई है? जबकि मैं इंडियन सिटीजन, वो तो सिटीजन भी नहीं है इंडिया का डोनाल्ड ट्रंप। रोज मोदी की बेइज्जती करता है। 56 दफ़ा कर चुका कि मैंने समझौता करा। अब मान लो है क्या मुसीबत, लड़ाई खत्म हो गई, राड़ा कट गया, राड़ा मुक्का हो गया। बस मोदी कैसे मान ले? वो तो कह रहा है जो करता हूँ मैं करता हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं करता। उसमें तो उसकी बेइज्जती हो गई। क्या ऑपरेशन ये सिंदूर 2 होगा, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर लड़ाई होगी। मैं अब जैसे पहले इसमें अब तक ये बॉर्डर तो चेंज नहीं कर पाए। जो जनवरी 1948 में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था कश्मीर में, वो याद है। 48 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ी, और 3 लड़ाइयाँ मोदी ने लड़ी, 16 की, 19 की और 25 की। बॉर्डर चेंज नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो और जो लड़ाई पहले हुई उससे अगली लड़ाई उससे बड़ी हुई। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था जो मई 6 से लगा 10 तक चला, अगला सिंदूर 2 से बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, उसकी फिर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूँ। मुझे नहीं बताया किसी ने, मैं दिल्ली में बैठा हूँ क्योंकि दोनों डीजीएम की फ़ोन पे बात हो गई है। वो मुझे भी बता देते हैं। मैं तो रात को वैसे 11 बजे के बाद ही सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, सुबह बता देते हैं। तो ये तो कोई शराफत नहीं हुई, मुझे नहीं बताया, आपस में समझौता कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया। वो तुम्हारा मामा लगता है, फूफा लगता है? मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, मोदी से 7-8 साल बड़ा हुआ, 5-6 साल तो वाली है।
मुझे नहीं बताया, डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया। और इसका मामा लगता है, फूफा लगता है, क्या लगता है वो? मैं तो इसका बड़ा भाई हूँ मोदी का, मुझे नहीं बताया। तो बड़ा जुल्म हुआ, गैर इंसाफी हुई। तो चलिए देश में क्या करें अपने नालायक आदमियों का। कभी कभी अपने बच्चे भी नालायक निकल जाते हैं, अपने भाई भी नालायक निकल जाते हैं, गलती करते हैं, गलती तो ह्यूमन है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा ये जो है ये सिंदूर 2 वो लड़ाई कब होगी, कैसे होगी, और उसके नतीजे क्या निकलेंगे। तो नतीजे तो सबको पहले ही देखने पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।